अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपनी 2 मनाजिल तय कर चुके। आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? रोशनी क्या होती है, रोशनी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और रोशनी के मुतल्लिक जितने कवानीन हैं वो सारा कुछ सीखने और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सीखने का अमल जारी और सारी है और इस फिजिक्स सीखने के अमल में हम अपनी 2 मंजिलें तय कर चुके हैं। पहली मंजिल का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स और दूसरी मंजिल जो हम अभी अभी तय करके आए उसका नाम था साउंड। अब फिजिक्स सीखने के अमल के दौरान अब जो हमारा अगला स्टॉप आएगा उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्या मुराद है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पहले मैं आपको समझाऊंगा ऑप्टिक्स क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि बसारत के साथ ताल्लुक रखती है, हमारे देखने की सेंसेशन, देखने की हिस्स के साथ ताल्लुक रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स का ताल्लुक हमारी बसारत के साथ है, यानी कि ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ विजन। देखने की जो हिस्स है उसका ताल्लुक ऑप्टिक्स के साथ होगा। स्टूडेंट्स, अब देखने की बात जहां पे भी आए, जिस भी जगह पे आए, वहां पे रोशनी भी यकीनी तौर पे मौजूद होगी, क्योंकि रोशनी के बगैर किसी भी चीज का देखना नामुमकिन है, उसका तसव्वुर ही जहन में नहीं लाया जाता। स्टूडेंट्स, रोशनी क्या है? रोशनी क्या क्या कर सकती है हमारे लिए? एक तो मैंने बता दिया कि रोशनी सेंसेशन ऑफ विजन यानी कि बसारत की हिस्स पैदा करती है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जो कि बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाला हो, तारीक हो, तो क्या आपको वहां पे कोई चीज नजर आ सकती है? अगर आपसे कहा जाए कि इस कमरे में फलां कोने में एक किताब पड़ी हुई है, वो किताब आप मुझे ला के दे दें, तो डेफिनेटली आप ना वो किताब ढूंढ सकते हैं, ना वो किताब ढूंढ के आप मेरे पास ला सकते हैं, क्योंकि आपको वो किताब नजर ही नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, रोशनी का जिस जगह पे भी जिक्र किया जाएगा वहीं जिक्र किया जाएगा बसारत की हिस्स का। अब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम वेव्स का जिक्र करके आए हैं और हमने ये देखा है कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करवाने का जरिया होती हैं। स्टूडेंट्स, अब रोशनी भी तो एनर्जी मुंतकिल करवा रही है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने साउंड को पढ़ा, हमने ये देखा कि साउंड मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की मौजूदगी की वजह से ट्रेवल करता है और हमने ये भी देखा कि साउंड मीडियम के जर्रात की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। अब यही सवाल अगर मैं आपसे रोशनी के बारे में करूं तो वो क्या होंगे? मैं ये पूछूंगा कि रोशनी कौन सी वेव है और रोशनी किस तरह से सूरज से हम तक पहुंच रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर वेव्स की 2 इकसाम पढ़ी थी। पहली किस्म थी मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव को हमने कुछ इस तरह से बयान किया था कि मैकेनिकल वेव ऐसी वेव को कहा जाता है कि जिसमें वेव एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की मौजूदगी की वजह से ट्रेवल करती है। और दूसरी वेव हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ऐसी वेव कि जो एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी मीडियम के भी पहुंच सकती है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहां पे मिसाल दी थी सूरज से आने वाली रोशनी और हरारत की, और मैंने वहां पे ये बात भी बताई थी कि चूंकि सूरज और हमारे दरमियान खला है और खला ऐसी चीज को कहते हैं जहां पे कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, फिर भी रोशनी सूरज से हम तक पहुंच रही है, तो हम कहेंगे कि रोशनी को सूरज से हम तक पहुंचने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत है और ना ही वो किसी मीडियम से गुजर के आती है, तो हम कहेंगे कि रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो हमने तय कर ली कि रोशनी एक वेव है, लेकिन क्या
अज़ल से ही ये बात तय है कि रोशनी वेव है, या इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात भी थे। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि रोशनी वेव है, ये नजरिया तो अब कायम है, लेकिन पहले के साइंसदान क्या सोचते थे इसके बारे में, चलें एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 17वीं सदी के आगाज में, 17वीं सदी कहते हैं 1600 से आगे, 1600 से लेके 1625 तक या 1630 तक का जो अरसा था, वहां पे 17वीं सदी में ये सोचा जाता था कि वेव के बारे में दो नजरियात हैं। एक को हम कहते थे ज़राती नजरिया और दूसरे को हम नाम देते थे मौजी नजरिया। स्टूडेंट्स ज़राती का मतलब है पार्टिकल और मौजी का मतलब है वेव, क्योंकि उर्दू में वेव को या तो मौज कहते हैं या लहर कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 17वीं सदी के आगाज में साइंटिस्ट ये सोचते थे कि रोशनी के दो पहलू हैं, रोशनी का ज़राती नजरिया भी पेश किया गया और रोशनी का मौजी नजरिया भी पेश किया गया। यानी ये कहा गया कि रोशनी वेव नेचर भी रखती है और रोशनी पार्टिकल नेचर भी रखती है। स्टूडेंट्स लेकिन यह बात 100 साल तक तो बात ठीक मानी जाती रही, लेकिन 1704 के अंदर एक बहुत ही फिजिक्स के मशहूर साइंसदान न्यूटन ये अपने साथ एक थ्योरी लेके आए और इन्होंने इस थ्योरी में यह बताया कि लाइट, रोशनी ज़राती नोयत की होती है। हम ये कह सकते हैं कि इंसान न्यूटन ने यह कहा कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, क्योंकि इन्होंने ये बात बयान की कि रोशनी छोटे छोटे ज़र्रात की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से मुंतकिल होती है। न्यूटन की बात भी 100 साल तक ठीक मानी जाती रही, लेकिन मैक्सवेल ने बाद में रोशनी का मौजी नजरिया दोबारा से पेश किया और मैक्सवेल के इस नजरिए को साबित किया सन 1802 में थॉमस यंग ने। स्टूडेंट्स थॉमस यंग ने अपने तजर्बे, जिसको उसने नाम दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से उसने देखा कि लाइट डायफ्रैक्शन कर सकती है। डायफ्रैक्शन का फिनोमिना स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेव्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तजर्बे की बिना पे उसने ये बात तय कर दी कि जो रोशनी है ये वेव नेचर रखती है, यानी कि रोशनी की मौजी नोयत है। स्टूडेंट्स उसने ये बात तजर्बे से साबित तो कर दी, लेकिन उसके पास इसको साबित करने के लिए कोई थ्योरी नहीं थी। वो इस बात को बयान नहीं कर सका, दूसरे साइंसदानों को कायल नहीं कर सका कि रोशनी वेव तो है, लेकिन वो वेव किस तरह से है वो इसको मुकम्मल तौर पे बयान करने में नाकाम रहा। 100 साल तक थॉमस की ये बात कि वेव जो है मौजी नोयत की है, ये बात ठीक मानी जाती रही। लेकिन जैसे मजीद 100 साल गुजरे तो सन 1900 के अंदर एक और साइंसदान उठे और उन साइंसदान का जो नाम था वो था जी मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने वो बात दोबारा की जो कि न्यूटन पहले कर चुके थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क था। इन्होंने ये कहा कि रोशनी छोटे छोटे जर्रात पे मुश्तमिल होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में आगे जा रही होती है। तो दोबारा से हमारे पास रोशनी का ज़राती नजरिया आ गया जो कि पेश किया मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक के इस नजरिए को सपोर्ट किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने जो एनर्जी के पैकेट्स थे उनको नाम दिया फोटोन का, और आइंस्टाइन ने इस बात की तकलीद की कि रोशनी ज़राती नोयत की है और ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी के पैकेट्स, जिसे उसने फोटोन का नाम दिया, उस सूरत में जा रही होती है। स्टूडेंट्स अब देखें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई थॉट्स में। नजरियात पहले ज़राती और मौजी तस्वुर किया जाता था रोशनी को, 100 साल गुजरे तो रोशनी को सिर्फ और सिर्फ ज़राती तस्वुर किया जाने लगा। मजीद 100 साल गुजरे तो रोशनी को ज़राती की बजाय मौजी तस्वुर किया जाने लगा, और मजीद 100 साल के बाद दोबारा रोशनी की ज़राती नोयत के ऊपर बात की जाने लगी। लेकिन स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये तो बहुत पुरानी हो गई। 1600 से लेके मैंने 1900 तक की बात आप तक पहुंचा दी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में, मौजूदा दौर में रोशनी को क्या तस्वुर किया जाता है, रोशनी के बारे में कौन सा ऐसा नजरिया है कि जिसके बारे में सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सारी डिस्कशन हो रही है। स्टूडेंट्स, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मौजूदा दौर में रोशनी को दोबारा से दोनों नेचर्स यानी कि ज़र्राती और मौजी दोनों किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, है ना मजे की बात कि देखें, पहले किसी ने कहा ज़राती और मौजी और लास्ट पे आके बात फिर वहीं खत्म हुई कि लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। लाइट पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव कर सकती है और लाइट वेव के तौर पे भी बिहेव कर सकती है। स्टूडेंट्स, यही तो साइंस की खूबसूरती है कि साइंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती। साइंस बदलने का ही नाम है। कहा जाता है कि साइंस इज द नेम ऑफ चेंज। साइंस तब्दीली का नाम है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐन मुमकिन है कि रोशनी के बारे में मजीद तसव्वुरात, मजीद नजरियात भी सामने आए। तो अब तक जो रोशनी का तसव्वुर पाया जाता है वो ज़र्राती नजरिया भी कायम है, मौजी नजरिया भी कायम है। स्टूडेंट्स, अब हम ये बात देख चुके कि लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 में वेव की जितनी प्रॉपर्टीज थी, वेव्स की जितनी खसूसियात थी वो पढ़ी। चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी हमने साउंड को एक वेव की सूरत में डिस्कस किया। अब चैप्टर नंबर 12 में रोशनी आ गई। रोशनी को भी स्टूडेंट्स हम एज अ वेव कंसीडर करके उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम आपकी किताब का वेरी फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रोशनी की रिफ्लेक्शन, ये पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेव चाहे किसी भी किस्म की हो, वो तीन किस्म के मज़ाहिर तो लाजमी तौर पे परफॉर्म करेगी। पहला रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन और नंबर 3 डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी इसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब रोशनी की रिफ्लेक्शन आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि समझ है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 10 में जब पानी की वेव्स पढ़ाई, मैंने वहां पे भी इस बात पे जोर दिया कि अगर आपको रोशनी की वेव की समझ आ जाए, रोशनी की रिफ्लेक्शन की समझ आ जाए, तो आपके लिए पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन का समझना कोई मुश्किल बात नहीं। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब मैंने साउंड की रिफ्लेक्शन पढ़ाई, वहां पे भी मैंने रोशनी की रिफ्लेक्शन से आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि रोशनी की रिफ्लेक्शन का समझना सबसे ज्यादा आसान है। स्टूडेंट्स, उसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हुए फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई बाउंड्री है और बाउंड्री इसलिए इस्तेमाल की जा रही है कि ये दो मीडियम को जुदा कर सके। फर्ज करें इस बाउंड्री से ऊपर एक पहला मीडियम है और इस बाउंड्री के नीचे कोई भी दूसरा मीडियम है। अब ये पहला मीडियम आप हवा कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे मीडियम को आप पानी या शीशा या कोई और मीडियम भी तस्वुर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि रोशनी की कोई रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने की कोशिश कर रही है और जैसे ही ये इस बाउंड्री से टकराएगी तो टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा तो स्टूडेंट्स दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाएगा, लेकिन इसका बकिया हिस्सा पहले मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी फिनोमिना को तो हम नाम देते थे रिफ्लेक्शन का। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट को जहां पे रोशनी की ये रे बाउंड्री के साथ मिल रही है, अगर मैं उसे O का नाम दे दूं, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहां पे रोशनी की ये रे इंसिडेंट हो रही है। आप जानते हैं कि रोशनी की इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं स्टूडेंट्स, और वो वाली रे जो टकराने के बाद वापिस चली गई पहले मीडियम में, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो हमने ये देखा था कि अगर मैं इस बाउंड्री पे एक नॉर्मल गिरा दूं, स्टूडेंट्स नॉर्मल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से मैंने एक अमूद गिरा दिया। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस नॉर्मल को N का नाम दे दूं, इस इंसिडेंट रे को मैं AO का नाम दे दूं और इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं OB का नाम दे दूं,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जाविये बन रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से जाविये हैं, चलिए देखते हैं। एक वो जाविया बन रहा है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बन रहा है स्टूडेंट्स, मैं उसको नाम दूंगा आई का, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। और एक एंगल बन रहा है इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान, जिसको मैं नाम दूंगा आर का, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हैं कि जाविया किस जगह पर किस पॉइंट पे बनना चाह रहा है, तो उसके लिए जो टिप्स दे रहा हूं वो जहन में रखिएगा। आप यहां पे देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी पॉइंट ओ पे बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पॉइंट ओ पे बन रहा है। तो मैथ्स के अंदर जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट हमेशा सेंटर में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, कैसे? आप देखें कि ये एंगल बन रहा है 3 पॉइंट्स के दरमियान, ए, ओ और एन में। एंगल किस जगह पे बन रहा है? ओ पे। तो ओ को हम ए और एन के दरमियान लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एंगल ए ओ एन, या हम इसे लिखेंगे एंगल एन ओ ए। और इस एंगल को हमने स्टूडेंट्स क्या नाम दिया है? इस एंगल को हमने कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं एंगल ऑफ एन ए ओ, या मैं इसको लिखूं एंगल ए एन ओ, तो क्या ये लिखना ठीक होगा? स्टूडेंट्स, हरगिज नहीं, ये वाला तरीका बिल्कुल गलत तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे एंगल बनता है, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, मैथ का ये रूल है कि वो हमेशा सेंटर पे लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ओ पे, लेकिन किस किस पॉइंट के दरमियान? ओ, किस किस पॉइंट के दरमियान? बी ओ एन या एन ओ बी। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा एंगल एन ओ बी, या मैं इसको इस तरह लिखूंगा एंगल बी ओ एन। स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने नाम दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। स्टूडेंट्स, अगर आपसे तारीफ पूछ ली जाए कि तारीफ करें रोशनी की, रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो उसकी तारीफ के लिए चलें मैं आपके सामने अल्फाज की सूरत देता हूं। मैं ये कहूंगा कि जब रोशनी किसी खास मीडियम से होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है। और स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देंगे रोशनी की रिफ्लेक्शन का। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन तो हमने समझ ली, लेकिन रिफ्लेक्शन के कुछ कवानीन भी हैं कि जब तक ये कवानीन पूरे होंगे तब तक रिफ्लेक्शन का अमल बेहतरीन होगा, हम रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन कवानीन में से कोई एक कानून भी, किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, तो हम रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन फिर नहीं कहेंगे, हम उसको कुछ और नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं रिफ्लेक्शन के कवानीन की, और हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के कवानीन कौन कौन से हैं और किस किस तरह से रिफ्लेक्शन हो सकती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्शन के कवानीन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत दफा ये एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं स्टूडेंट्स। पहला कानून क्या है? पहला कानून वो ये कहता है कि ये बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। एक ही प्लेन में वाक़या होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के अंदर 3 साइड पाई जाती हैं, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मैं इन तीनों में से किसी दो का जोड़ा बना लूं तो उसे प्लेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं एक्स वाई प्लेन, मैं कह सकता हूं वाई जेड प्लेन, या मैं कह सकता हूं एक्स जेड प्लेन। अब स्टूडेंट्स, अब इन तीनों पॉइंट्स का एक प्लेन में होना रिफ्लेक्शन की शर्त है। मिसाल के तौर पे ये मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक्स वाई प्लेन में पाए जाते हैं। अगर मैं इस तरह से बात करूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पाए जा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, लेकिन नॉर्मल पाया जा रहा है एक्स जेड प्लेन में। अब चूंकि नॉर्मल का प्लेन डिफरेंट हो गया, मुख्तलिफ हो गया, रिफ्लेक्शन के कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, अब रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो चलें स्टूडेंट्स, पहले कानून को हम अल्फाज की सूरत में इस तरह से लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और तीसरी चीज क्या थी स्टूडेंट्स, और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पहले कानून की स्टेटमेंट। अब दूसरा कानून क्या है रिफ्लेक्शन का, उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, और ये रिफ्लेक्शन की वही शर्त है जो मैंने चैप्टर नंबर 10 में भी आपको सिखाई और चैप्टर नंबर 11 में भी आपको सिखाई। वो स्टूडेंट्स क्या थी कि ये बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बनने वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये कानून की स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। और अगर मैं इसे मैथ्स की जुबान में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये स्टूडेंट्स, मैंने बॉक्स के अंदर भी इसे बंद कर दिया ताकि ये आपको की पॉइंट याद रहे। उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्शन के बारे में जितनी भी डिस्कशन है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपने अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की इकसाम कितनी है। जी तो स्टूडेंट्स, आज आप सीख चुके हैं रोशनी के बारे में। पहले साइंसदानों के नजरियात क्या थे, वक्त गुजरने के साथ साथ ये नजरियात किस तरह से तब्दील होते रहे। मौजूदा दौर में रोशनी का ज़र्राती और मौजी नजरिया पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने आपकी किताब का पहला मौजू यानी कि रोशनी की रिफ्लेक्शन बड़ी डिटेल से पढ़ा, साथ ही साथ रोशनी की रिफ्लेक्शन भी पढ़ ली। रोशनी की रिफ्लेक्शन की कितनी किस्में हो सकती हैं ये देखेंगे हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।